दोस्तों, आपने कभी सुना है कि सक्सेस एक रात की कहानी है? नहीं ना, ये सच है कि सक्सेस कभी भी बिना प्रयास और लगन के हासिल नहीं होती है। क्योंकि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कभी ना कभी आप अवश्य ही कामयाबी हासिल करेंगे, जो देर सवेर आपके प्रयासों और दिशाओं में किए गए प्रयासों पर निर्भर करेगा। अगर आपके अंदर एक विजन देखने की क्षमता है तो उसको पूरा करना भी संभव है। और यही हम आपको आज एक ऐसी बायोग्राफी के जरिए बताएंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर मंत्रा हजारों इन्वेस्ट करके एक छोटी सी टीम बनाकर आज बिलियनर्स के बीच स्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर नारायण मूर्ति जी की, जो कि फाउंडर हैं इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी इन्फोसिस के, जिसका रेवेन्यू $13.56 बिलियन है और $17 बिलियन के एसेट है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन है। ये कंपनी 35 ईयर से सर्विस इंडस्ट्री में अपनी गुडविल बनाए हुए है। इन्फोसिस को बनाने का श्रेय 7 इंजीनियर्स को जाता है: नारायण मूर्ति, नंदन निलखेनी, NS राघवान, S गोपाल कृष्ण, SD शिबूलाल, K दिनेश और अशोक अरोड़ा, जो कि सिर्फ $250 इन्वेस्टमेंट के साथ 1981 में पुणे में शुरुआत हुई थी और 1983 में इसको फिर से कर्नाटक में रिलोकेट किया गया। शुरुआत में इन्फोसिस को इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड किया गया था, पर 1992 में जब ये पब्लिक कंपनी बन गई, इसका नाम बदलकर इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। जून 2011 में ये फिर चेंज हो गया इन्फोसिस लिमिटेड में। नागवार रामराव नारायण मूर्ति को इन्फोसिस का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्फोसिस को बनाने का विजन उन्हीं का था और उन्होंने ये काम अपने पार्टनर्स के साथ बखूबी किया। मूर्ति का जन्म सिद्धलाघट्टा, मैसूर, कर्नाटक में 20 अगस्त 1946 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मैसूर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की और मास्टर की डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से ली। इन्फोसिस की शुरुआत से पहले मूर्ति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एज ए चीफ सिस्टम प्रोग्रामर काम करते थे। 1981 में उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की और बोर्ड से निकलकर वो चेयरमैन बन गए। 2013 से 2018 तक वो चेयरमैन बने रहे। फॉर्च्यून मैगजीन के अकॉर्डिंग मूर्ति इस दशक के टॉप 12 ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हैं और टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर भी कहा गया। CNBC की रिपोर्ट्स में उन्हें आउटसोर्सिंग बिजनेस कंट्रीब्यूटर बताया गया। इतना ही नहीं, उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया। 2021 तक उनकी नेटवर्थ $4.3 बिलियन है। जीवन में कुछ बड़ा बदलाव कब आता है? जब आप कहीं बड़ी हताशा से गुजरते हैं। यह सच है दोस्तों कि बदलाव कभी भी नॉर्मल ट्रैक, आसान रास्तों पर चलते रहने से नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ हुआ नारायण मूर्ति की लाइफ में, जिसने उन्हें कंफ्यूज्ड लेफ्टिस्ट से कंपैशनेट कैपिटलिस्ट बना दिया। 1974 की बात है, जब वह सर्बिया और बुल्गारिया के बॉर्डर के बीच एक टाउन है वहाँ ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। वहाँ उनकी एक फ्रेंच लड़की से बात हो रही थी, जिसको केवल फ्रेंच ही आती थी। वो बुल्गारियन कल्चर और लाइफ की बातें कर रहे थे। लड़की के साथ उसका पार्टनर था। कुछ मिसकम्युनिकेशन से ऑफेंड हो गया और उसने मूर्ति की पुलिस से जाकर कंप्लेंट की और उनका पासवर्ड और सामान सब पुलिस ने जब्त कर लिया। उन्हें 8x8 के छोटे से कमरे में रखा गया। ब्रेकफास्ट लंच भी दिया गया, पर मूर्ति इस अपमान से अपनी एप्टीट्यूड खो चुके थे और उन्होंने 5 दिन कुछ नहीं खाया पिया। जब उन्हें जाने दिया गया तो गार्ड ने कहा कि तुम फ्रेंडली कंट्री इंडिया से हो, इसलिए तुम्हें जाने दिया जा रहा है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा, फ्रेंडली कहकर ऐसा व्यवहार तो अनफ्रेंडली होते तो कैसा होता। मूर्ति ने सोचा कि वो कभी भी किसी कम्युनिस्ट कंट्री का हिस्सा नहीं होंगे जहाँ एक इंसान को बोलने की आज़ादी भी ना हो। इस इंसिडेंट ने मूर्ति को प्रोवोक किया एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, और उनके एंटरप्रेन्योरशिप में जो पहली कंपनी शुरू हुई वो थी सॉफ्टोनिक आईटी सर्विस पर बेस्ड। पुणे में जल्दी उन्होंने इसको बंद कर दिया जब फ्यूचर में संभावनाएं नहीं दिखी। मूर्ति एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं। HSBC और DBS बैंक, यूनिलीवर, ICICI, NDT में भी डायरेक्टर रहे हैं। कुछ संस्थाओं में एडवाइजर बोर्ड ऑफ काउंसिल में भी शामिल रहे, जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसिड, एसेक, फोर्ड फाउंडेशन और UN फाउंडेशन। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन में एडवाइजर बोर्ड में रहे हैं और को चेयरमैन रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2005 में। 2016 में मूर्ति ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एसेंट में स्पीच दी, हाउ टू बी अ बेटर मैनेजर। इस टॉपिक पर उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। मूर्ति जी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी वाइफ सुधा मूर्ति एक सोशल वर्कर हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू सोशल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं। उनके दोनों बच्चे रोहन मूर्ति और अक्षता मूर्ति भी इन्फोसिस से जुड़े हुए हैं। इन्फोसिस का IPO फरवरी 1993 में मार्केट में आया 95 रुपीज़ का और आज यह 1800 रुपीज़ पर पहुंच गया है।
आईपीओ को बेल आउट किया यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने 13% इक्विटी स्टेक के साथ। ऑफर प्राइस पर इन्फोसिस ऐसी कंपनी थी जिसके शेयर की लिस्टिंग नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में हुई। इन्फोसिस नास्डैक के टॉप 20 इन्वेस्टर्स में से हैं। 28 जुलाई 2020 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून ने इन्फोसिस को बेंगलुरु के हेडक्वार्टर को विजिट किया और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया। 1999 की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इन्फोसिस का रेवेन्यू $100 मिलियन था और 2004 में यह बढ़कर $1 बिलियन हो गया और 2017 में इसने इस लैंडमार्क को भी पार कर $10 बिलियन का रेवेन्यू रजिस्टर किया। 2012 में इन्फोसिस ने यूएस में अपना 18th इंटरनेशनल ऑफिस स्टार्ट किया और 1200 यूएस एम्प्लॉयज़ को हायर किया। ग्रोथ और एक्सपेंशन चलता रहा। 2018 में इन्फोसिस ने इंडियनापोलिस इंडियाना में 120 एकड़ लैंड और 3000 जॉब ओपनिंग के साथ अपना एक्सपेंशन किया। 2014 में अपनी प्रोडक्ट सब्सिडरी एज वेरिज सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें कस्टमर सर्विस और बिजनेस ऑपरेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इन्फोसिस फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डील करता है। फिनेकल इसका प्रोडक्ट है जो रिटेल कॉर्पोरेट बैंकिंग में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इन्फोसिस के 82 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एज पर 2018 के रिपोर्ट द्वारा मेजर कंट्री में जैसे इंडियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना और मिडिल ईस्ट और यूरोप। 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 60% रेवेन्यू सोर्स नॉर्थ अमेरिका, 24 यूरोप और 3% इंडिया से और बाकी 13% बाकी देशों से आता है। 2021 के अकॉर्डिंग इन्फोसिस की टोटल स्ट्रेंथ में 2,59,600 एम्प्लॉयज़ हैं और सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट 39% इसमें विमेन हैं। इन्फोसिस का ट्रेनिंग सेंटर मैसूर में है जो कि 337 एकड़ की लैंड पर फैला हुआ है और यहाँ 400 इंस्ट्रक्टर और 200 से ज़्यादा क्लासरूम्स हैं। एम्प्लॉयज़ को टॉप नॉच ट्रेनिंग दी जाती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। ये ट्रेनिंग सेंटर 2002 में बनाया गया था और 2015 तक 1,25,000 एम्प्लॉयज़ इसमें ट्रेंड हो चुके हैं। एक बार में 14,000 तक एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टेक्निक्स में ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, जिम एंड बॉलिंग एले को भी प्रमोट किया जाता है। इन्फोसिस के सीईओ 1981 से 2014 तक एनआर मूर्ति रहे, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स से लिए। 2017 में डॉक्टर विशाल सिक्का पहले नॉन प्रोमोटर सीईओ बने, पर उनका कार्यकाल 3 साल ही चला क्योंकि उन पर इन्फोसिस को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने के मिलीनियस चार्जेस लगे और उन्हें रिजाइन करना पड़ा। उनके रेजिग्नेशन के बाद यूबी परवीन राव को इंटरिम सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया। सलील पारिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने 2 जनवरी 2018 को। मार्केट में कॉम्पिटिटर की बात करें तो इन्फोसिस के टॉप कॉम्पिटिटर्स में टीसीएस, विप्रो और एचसीएल है। इन्फोसिस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्फोसिस की शुरुआत का सपना जरूर नारायण मूर्ति ने देखा था और उसको अंजाम भी दिया, पर मज़े की बात यह है कि वो कभी इन्फोसिस के पहले एम्प्लॉय नहीं बने। एक और रोचक बात है, इन्फोसिस में 1983 तक एक भी कंप्यूटर नहीं था। 2 साल लगे उन्हें कंप्यूटर परचेस करने में। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को बहुत कम कैपिटल के साथ शुरू किया, 10,000 रुपीज़ वाइफ से उधार लेकर। कुल मिलाकर $250 में फर्म की शुरुआत की गई, पर आज इसकी नेटवर्थ $100 बिलियन है। इन्फोसिस ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। 1989 में बहुत बुरा वक्त था जिसमें काफ़ी बायर्स आए इन्फोसिस को खरीदने के लिए। कुछ स्टेक होल्डर्स राजी भी थे, पर मूर्ति ने सबको कन्विंस किया कि वो और हार्डवर्क करेंगे। 1992 में मार्केट लिबरेशन होने के बाद इन्फोसिस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस सक्सेस बायोग्राफी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, आपको स्ट्रगल और करना होगा, पर अपने विजन को अगर फोकस में रखा जाए तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आपको एक रियल लाइफ बायोग्राफी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सक्सेस बायोग्राफी के साथ। जय हिंद।